हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए हिंदी। और हिंदी इतना बाबू महत्वपूर्ण है क्योंकि हम क्या बताएं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 100 नंबर का हो गया है, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव। और देखिए 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आपको 50 नंबर का देना है, हालांकि 50 नंबर का ही रहता है। 100 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है और आपको 50 का उत्तर देना है। अगर आपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर कर लिया और हिंदी को अच्छे से पढ़ लिया चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज, तो आपका 90% पक्का है कि आ जाएगा। और आपने अगर 90% पा लिया अगर हिंदी से, तो जान लो कि आपका बीड़ा पार हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको देखिए, इनको तो कौन नहीं जानता, इनको पूरी दुनिया जानती है। आप कैसे भूल सकते हो? ये बाबा साहब वही हैं जिसके नियमों पर आज हम चल रहे हैं, संविधान निर्माता। और इन्हें संविधान निर्माता कहकर आज श्रद्धांजलि दी जाती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है, तो आप इनको भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा। और इन्होंने ही इस पाठ को लिखा है, श्रम विभाजन जाति प्रथा। काफ़ी प्यारा सा चैप्टर है, पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेखक परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। मध्य प्रदेश में ही एक जगह है मऊ, ठीक है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उसके बाद है कि उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि हमारे देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। आज कुछ हद तक सही हो गया है, तो पहले की हम बात करें तो अच्छी नहीं थी। उच्च शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता था। फिर है उसके बाद है कि फिर क्या हो जाता है कि अमेरिका ने उन्होंने फिर वहाँ से लंदन गए और कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाया। ठीक है, क्या होता है कि राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और निभाते हुए अछूतों स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। देखिए बाबा साहब कितना मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत का ही फल है आज कि बहुत हद तक देखिए क्या होता है कि जाति प्रथा को ख़त्म किया गया है। हालांकि आज भी जाति प्रथा आपको गाँव में ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे। और इन्होंने अथक प्रयास करते हुए अपना जीवन को त्याग कर दिया। 6 दिसंबर 1956 काफ़ी दुखद घटना हो गई। और इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, आप याद रखिएगा। अगर घटना इनका मृत्यु पूछेगा कहाँ पर हुआ था तो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 में। इनके प्रमुख रचनाएं हैं इस प्रकार है। पहला है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनिसस एंड डेवलपमेंट हु आर शूद्राज। उसके बाद है बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। याद रखिए जब बाबू, क्योंकि एनिहिलेशन जो ऑफ कास्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनहिलेशन जब कास्ट है, इसका हिंदी रूपांतरण अगर पूछेगा तो ललाई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ललाई सिंह जो यादव थे उनके द्वारा। और जो इनहिलेशन ऑफ कास्ट है, इसी का अंश है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है द अनटचेबल हु आर दे आदि। तो ये इनके काफ़ी महत्वपूर्ण इनको इन्होंने लिखा है। फिर आगे है पाठ परिचय। प्रस्तुत जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। लेखक विख्यात वही है, भाषण है। अगर विधा की बात करेगा तो ये भाषण है। और इसको किसने लिखा है? तो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। बाबा साहब भी कहीं कहीं दे देता है, तो आप याद रखिएगा अच्छे से। उसके बाद है और कह रहा है आपसे कि इनहेलेशन ऑफ कास्ट का अंश ही है ये, मतलब लेखक के माध्यम से लोगों में मान्यता का सामाजिक और सद्भावना और समर्थता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। और पाठ का सारांश जान लेते हैं। पाठ के सारांश काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें ना तो जीवनी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। एक आध को इधर से ले लेता है, लेकिन ज़्यादातर जीवनी से आता है। जन्म, मरण और उन्होंने क्या लिखा, क्या किया, ये सब आता है। उनकी शिक्षा कहाँ से। अब एक महत्वपूर्ण हमसे छूट रहा है, देखिए इसमें नहीं दिया है, हम आपको बता देते हैं कि जो न्यूयॉर्क जाते हैं ना, बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन के बाद जाते हैं। बड़ोदरा नरेश एक थे, उनके प्रोत्साहन के बाद उन्होंने क्या किया कि न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए। तो यहाँ पे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछता है। देखिए क्या होता है इसमें कि प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ है। और इसमें लेखक ने जाति के आधार पर की जाने वाली असमानता के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया है। इसमें क्या होता है कि असमानता जो जाति प्रथा पर भेदभाव किए जा रहे हैं उस पर क्या किया है, लेखक ने विरोध प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक है, मतलब उसको क्या करने वाले हैं कि जातिवाद को बढ़ाने वाले हैं, समर्थक देने वाले हैं। उनके अनुसार कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। उनके अनुसार क्या है कि श्रम विभाजन के लिए यानी कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन क्या है, आवश्यक है। लेकिन देखिए क्या होता है फिर आगे, क्योंकि जाति प्रथा
श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। देखिए श्रम विभाजन का अगर दूसरा रूप पूछेगा आपसे तो जाति प्रथा होता है। क्वेश्चन भी है ऑब्जेक्टिव में, आपको करा देंगे हम। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद है श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। किसी भी सभ्य समाज के लिए क्या आवश्यक है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या है कि किसी भी सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। लेकिन कैसे श्रम विभाजन? कैसे? श्रम के आधार पर, कामों के आधार पर विभाजन हो, ये ना कि जाति के आधार पर। ये तेल निकालने वाला तेली है या धोबी है ना, तो उसको बांट दो, ऐसे नहीं बाबू। कैसे? तो देखो काम के आधार पर, जैसे कि डॉक्टर है या मान लो डॉक्टर दे दिया आपका, या पॉलिटिक राजनीतिक हो गए, राजनेता हो गए, ये सब इन लोगों के कामों के आधार पर बांट दो कि जो ये राजनेता है ये काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, डॉक्टर है तो डॉक्टर का ये काम है ये करेगा। ये ना कि जाति के आधार पर इसको बांट दो, ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि बांटिए, लेकिन कैसे? सभ्य समाज और कुशलता के लिए जरूरी है बांटना, लेकिन उनके कामों के आधार पर बांटना है। चलिए, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार दे देती है। हमारे देश में यही है। देखिए देश का पिछड़ा होने का कारण यही है। क्या होता है कि ऊंच नीच है, जातिवाद है, और जिस देश में इस तरह की भावना रहेगी उसकी कभी विकास होने वाला कभी नहीं होगा। हमारे खासकर बिहार में है। बिहार में क्या होता है ना कि गाँव में देखो ना, अभी जाओ, ये इस जाति का है उस जाति का है, तो इस तरह की भावना अभी भी है। शहर में कुछ तरह ठीक हुआ है, शहर में उस तरह की उतना भावना नहीं मिलेगा आपको, लेकिन गांव में ज़्यादातर मिल जाएगा। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है। कहते हैं कि देखिए अगर जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन भी मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जो जाति प्रथा होता है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मान लो कोई धोबी है, डोम है, या जो भी है, उसके जो जाति है उसी के आधार उसको काम करना है। ये नहीं कि मान लो धोबी है, हम चाहते हैं कि डॉक्टर बने, उसका लड़का चाहता है कि डॉक्टर बन जाए या दूसरे काम में लग जाए, नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो काम है कपड़ा धोने का ही काम है, उसमें उसका मन लगे या ना लगे मायने नहीं रखता है। उसके जाति जो मायने लगता है, जो काम बना दिया गया उसका, वो मायने रखता है, वही करना है उसको। तो ये भावना हो जाती है। फिर उसके बाद है, इसलिए क्या होता है कि इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। क्या होना चाहिए कि जिसमें उसकी रुचि हो, ठीक है ना, जो काम करने योग्य है, जो काम में उसका मन लगता है, वो काम करने की आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो, वो कहते हैं। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि, दूसरी से आता है आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव में, दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब देखिए हम इसको आपको बताते हैं कि जो माता पिता का कार्य है, मान ली पिताजी तेल निकालने का काम कर रहे हैं या पिताजी खेती करने का काम कर रहे हैं, तो बेटा भी क्या करेगा? वही खेती करेगा। जाति प्रथा में ही हो जाता है। लेकिन अगर वही स्वतंत्रता होती और लोग स्वतंत्र होते, पेशा चुनने की आज़ादी होती उस समय, तो क्या होता कि जो चाहता है लड़का वो बन सकता है। लेकिन वो जाति प्रथा में ये नहीं होता है। जो आपके माता पिता कर रहे हैं वही आपको करना है, जो आपकी जाति है वही करना है। जाति प्रथा पेशा का दोषपूर्ण निर्धारण कर देती है, दोषपूर्वक निर्धारण नहीं करती है, दोषपूर्वक निर्धारण नहीं करती है, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशा में बांध देती है। देखिए ये तो क्या करता है कि नहीं करती है, लेकिन क्या करता है कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशा में बांध देती है। धोबी है बेचारा, वो कपड़ा धोते धोते मर जाएगा, उसका कुछ और विकास नहीं है। समझ में आ रहा ना बाबू? उसका कुछ और विकास नहीं होगा, वो कपड़ा धोते धोते ही मर जाएगा, और क्या होगा कि उसका कुछ भी विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि वो अपने एक ही पेशा में बांध देते हैं। फिर आगे इसके कारण क्या होता है कि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि धोबी है, अब धोबी के लिए देखो कपड़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि आजकल की तकनीकें बढ़ गई है और मशीनें आ गई हैं, कपड़ा धोने का मशीन आ गया है। तो जो धोबी अब क्या हो गया? बेरोजगार हो गया, उसके पास अब काम नहीं है। तो जाति प्रथा में क्या है? धोबी क्या करेगा? कपड़ा ही धोने का काम करेगा। अब उसके पास काम ही नहीं है, कपड़े नहीं आएगा, तो कैसे? वो भूखे मरने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता है। वही कहते हैं कि भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगारी का शिकार हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। ठीक है ना, समझना ध्यान से। और जाति प्रथा यही काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, क्योंकि ये इससे क्वेश्चंस बनते हैं बाबू।
तो जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन, ठीक है ना, जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी भी यानी किसी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था के साथ करते हैं। अरुचि है, रुचि नहीं है, उसमें काम करने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन काम करना है, देख रहे हैं उधर करेंगे इधर, ठीक है ना, सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर बनने वाले हैं, लेकिन कपड़ा धो रहे हैं, कचार रहे हैं कपड़ा को, रगड़ रगड़ के कपड़ा फाड़ देंगे, ठीक है ना, लेकिन क्या करेंगे, मन नहीं लगेगा। जो काम आज आज दो को कपड़ा धोना है ना, तो वो आज एक ही कपड़ा धोएगा, क्योंकि मन नहीं लग रहा है, कल गया, यानी 2 दिनों का टाइम वेस्ट हुआ। वहीं उसके मन क्या कर रहा है, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, पुलिस बनने का, वो सब ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जाति बांध दिया, उसको कामों को बांध दिया है। फिर है इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है, उसे निष्क्रिय बना देता है और उसका कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। उसके बाद है समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है ना, आदर्श समाज से क्वेश्चन आता है कि आदर्श समाज क्या है, तो जब भी आएगा कि आदर्श समाज क्या है, तो आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भातृत्व को महत्व दिया जा रहा हो, वो क्या है, वो आदर्श समाज है। तो याद रखिएगा। इसमें इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।